कैसा एग्जाम? सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से एक रहा, बाकी और भी तो कुछ होगा ना? मैम एग्जाम फाइन रहा, बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया तो बधाई। अच्छा गया तो रिजल्ट भी आएगा अच्छा। यस मैम। सबसे अच्छा गया मैम, वो बहुत ज्यादा चीट किया है मैम। अंकित अब कैमरा ऑन। उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा कैमरा सब लोग ऑन कर लो। बहुत दिन बाद क्लास देखते हैं, सबका शक्ल बदला है, वैसा ही है। ऑन करो जरा कैमरा। फायदा तो सब कोई उठाना चाहता है ना। अच्छा, जो भी है छोड़ो। कैमरा ऑन करो सब, अभी तो देखें सबका शक्ल कैसा है। मैम बहुत दिन हो एग्जाम गया देके देखे गांव हैं। में आ गए, नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक का तो बहाना मिल गया बड़ा स्ट्रांग सा। दूसरा और कोई बाकी लोग? अंकित, शिवम, मोहित, अनीता। मैम हम लोग नेटवर्क से बाहर है मैम, कैमरा ऑन करने पर कट जाता है। अनीता, ओके। शिवम, उजाला, अन्नपूर्णा, दिव्यांशु, पल्लवी ने कैमरा ऑन किया है, अनीता ने किया है, सनाया। चलो, नीतीश ऑन है मैम। ठीक है। चलो चलो, एग्जाम तो जो हो गया वो हो गया सब कुछ। अब आप लोग सेकेंड ईयर में भी आ गए, अगर सब ठीक रहा तो। और प्रमोट तो होंगे ही। नहीं भी ठीक रहा तो कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो प्रमोट तो होंगे ही। तो सेकेंड ईयर में आ चुके हो, सारा पेपर बदल चुका है, सारा सब्जेक्ट बदल चुका है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदला है, वो क्या है? हम लोग मैम। तुम लोग नहीं बदले हो, और साथ में एक है जो पेपर एड ऑन वाला मैथमेटिक्स है, वो नहीं बदला है। यस मैम, मतलब हम एड लोग ऑन जो नहीं बता। टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोग वही हैं, उसी का मैम फिर से कंटिन्यूएशन स्टार्ट करेंगे मैम, सेकेंड ईयर में न्यू फिर से स्टार्ट करेंगे मैम। ठीक है, तो जहां से टॉपिक शुरू करोगे वो तो सारा टॉपिक इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो आप उसको नया समझिए या फिर वही समझिए, ये आपकी मर्जी है। जिसको समझ के तुम खुद को मोटिवेट कर पाओ वही समझ लो। ठीक है, तो मैम अगले क्लास आएंगे मैम। क्या? अगले क्लास से ऑफलाइन आएंगे मैम हम लोग। हाँ ठीक है, आज तो खैर आज इन्फॉर्मेशन ही मिला था, तो नेक्स्ट क्लास से ऑफलाइन तो आ गए रहिएगा। थे मैम। चलो ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक शुरू करते हैं जो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो और जो कॉमन हो। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ पढ़ लो, आज से शुरू कर लो, आदत डाल लो। तो कॉपी पेन लेके बैठो। तो एक हम सिंपल सा टॉपिक, बहुत सिंपल है, जो आप लोग पढ़ते हैं जानते हैं, रेशियो प्रपोर्शन शुरू करते हैं, जो सबको पता है। ठीक है, बस उसमें क्वेश्चंस को अरेंज कैसे करना होता है, क्या टर्म्स है वो देख लेते हैं, और उसको सिंप्लीफाई, मतलब उससे किस तरह का क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। नो मैम। कर सकते हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है किसका? चलो ठीक है, देखते हैं टॉपिक, तो ध्यान से देखिएगा। और अभी आई थिंक नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ठीक है, चलो इतना देखते हैं। चलो ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, और थोड़ा एक्टिवली करना शुरू करो धीरे धीरे। अब आपका सेकेंड ईयर में आ गए हो, तो अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, पता है आप लोगों को, पता होगा शायद। ठीक है, तो एग्जाम्स हो सकता है इसी साल के अंत तक या फिर नेक्स्ट ईयर दो, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो थोड़ा अच्छे से, थोड़ा स्टडी मूड वाले टेक्स्ट सेक्शन में पढ़ो, बस ऐसे ही नहीं पढ़ो। चलो देखो, इसमें फर्स्ट टर्म जो टर्म है, हम बात कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो कभी भी जो क्वेश्चंस देखते होगे, कभी होगा जैसे नंबर एग्जैक्ट नहीं बता देता है, बता देता है इन दोनों का एज का रेशियो ये है। जैसे मान लीजिए किसी का एज, रेशियो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी का एज मान लीजिए दिया हुआ है, एक आप भाई बहन है मान लीजिए घर में, किसी का एज 10 है और किसी का एज 15 है।
तो अगर एज बताया जा रहा है 10/15 इस तरह से लिख दिया जाए, जिसको 5 से चाहो तो कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 और दिस इज 3। तो इस केस में क्या हो गया, रेशियो जो एज का हो गया उसको हम बोलते हैं 2:3। ये हो क्या रहा है, जो एक्चुअल एज है वो क्या है, 10 और 15 है। हो सकता है 5 साल का डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो भाई बहन में, तो एक का एज 10 है, दूसरे का एज 15 है, तो 10/15 ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2/3 कह दिए। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि एज रेशियो आपका और आपके भाई का 2:3 है। ये जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का, जो इसको कैलकुलेशन करके आप 10/15 भी लिख सकते हैं, आंसर ये भी है। बट इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 2:3 लिखते हैं, जो कि एज को रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सबसे सिंपलेस्ट वर्जन होगा। 10/15 को आप 10/15 कहेंगे तब भी वो रेशियो कहा जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग जनरली क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और 2/3 के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस 2/3 को ही रेशियो कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्यों करते हैं ऐसे, सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए, कैलकुलेशन कम हो, नंबर्स हमें पता हो, बस नंबर्स के बीच का रिलेशन कैसा है ये बता रहा है। मतलब एक का एज 10 है, दूसरे का एज 15 है, तो ऐसे करके लिख लिए। ये लिखा जा सकता है या नहीं, ये बताओ। लिखा जा सकता इसी रिप्रेजेंटेशन को रेशियो कहा जाता है। ये जो तरीका है इसी को रेशियो कहते हैं। अब ये तरीका बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म में हर जगह लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखना जरूरी नहीं होता है और पॉसिबल भी नहीं होता है, इसलिए हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा टर्म जो है इसके बाद एक ये बता रहा है, ठीक है। तो अब रेशियो को जो बोला जा रहा है यहाँ पे देखो लैंग्वेज में लिख दिया है दैट रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज ए बी इज द सेम, जो यूनिट है वो सेम है। अगर एज, एक भाई का एज दे रहे हैं तो दूसरे भाई का वेट नहीं देंगे, दोनों का एज ही देंगे। तो सेम यूनिट मेंशन करने का मतलब यही है, दोनों के एज का रेशियो, दोनों के वेट का रेशियो, दोनों के हाइट का रेशियो। तो अगर हाइट का रेशियो लेंगे तो दोनों का ही हाइट लेंगे, दोनों के वेट का रेशियो लेंगे तो दोनों का ही वेट लेंगे, दोनों के एज का रेशियो लेंगे तो दोनों का ही एज लेंगे। तो इसी तरह हम बोलते हैं ये रेशियो में ए और बी कहने का मतलब ये है, जब भी रेशियो ऑफ ए एंड बी बोला जाएगा तो ए को पहले लिखा जाएगा, बी को बाद में लिखा जाएगा। ऐसा अगर आप रेशियो ऑफ ए एंड बी लिख रहे हैं तो बी बाई ए नहीं लिख सकते हैं, ए बाई बी ही लिखना होगा हर जगह। तो यही चीज रेशियो रिप्रेजेंट करता है। इस रेशियो के बाद एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। रेशियो का थोड़ा सा एक्सटेंशन कहो, जैसे कि लिखा है A/B इज इक्वल टू C/D, इस तरह का अगर टर्म है जिसके इक्वेशन में इक्वल करके कुछ और भी टर्म्स दिया जा रहा है, तब उसको हम प्रपोर्शन टर्म से मतलब समझते हैं उसका। अब देखो प्रपोर्शन में क्या कहा जा रहा है, प्रपोर्शन का मतलब ये हो गया कि आप दो भाई बहन हैं, उसका एज का रेशियो ये दिया है, आपके क्लास का आपका कोई फ्रेंड है, उसके भी भाई बहन का एज लाइक ऐसा कुछ दिया हो, 6 और 18 दे दिया हो, तो यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं कि रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे इन दोनों भाई बहन का एज का रेशियो है, यहाँ पे इन दोनों भाई बहन का एज का रेशियो है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3 एंड 3 से कैंसिल कर लो या 6 से ही करो तो 1/3 ये एज का रेशियो है। और इन दोनों एज के रेशियो को तुम कंपेयर कर रहे हो, मतलब अगर इसको A/B माने, सपोज दिस इज A, सपोज दिस इज B एंड C एंड D अगर ले ले, क्योंकि दोनों सब अलग पर्सन है। A/B आप दोनों भाई बहन हो, नेक्स्ट C और D दूसरे के आपके फ्रेंड का कोई भाई बहन, इस तरह का एज का रेशियो है। तो 4 ABCD 4 अलग अलग पर्सन हो गए। तो इसमें जब हमें लिखना होता है तो हम या तो ऐसे लिख सकते हैं A/B दैट इज इक्वल टू C/D, प्रपोर्शन के टर्म में लिख रहे हैं, ये दोनों इक्वल होगा। या फिर इसको प्रपोर्शन के साइन में कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है जिसका 2/3 यहाँ लिखा है, सो 2/3 को हम 2:3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्रपोर्शन साइन जो है वो इस तरह का होता है, ये 2 कॉलम वाला ये टर्म है, एंड दैट इज इक्वल टू 1:3, ये बोला जाता है प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन में क्या किया गया,
दो अलग अलग रेशियो को आपस में इक्वेट किया जा रहा है, तब वो प्रपोर्शन बन जाता है रेशियो से। इनिशियल स्टेज पे वो रेशियो है A/B C/D, लेकिन प्रपोर्शन में वो कन्वर्ट हो जाता है जब आप दोनों को A/B और C/D को दो अलग अलग एज के रेशियो के, 4 अलग अलग पर्सन के एज के रेशियो को आपस में जब कंपेयर कर रहे हैं तो वो रेशियो ना रह के प्रपोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए रेशियो और प्रपोर्शन हम लोग एक साथ टॉपिक पढ़ते हैं, सिर्फ रेशियो नहीं पढ़ते। रेशियो को कंपेयर करने के लिए प्रपोर्शन टर्म भी आता है, तो आपके पास देखो ना टॉपिक का जो नेम होगा वो भी दिया है, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, ऊपर हेडिंग रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्योंकि रेशियो कंपेयर करोगे तो सिर्फ रेशियो नहीं आता, रेशियो के साथ प्रपोर्शन के फॉर्म में भी कभी कभी इंफॉर्मेशन दिया होता है। अब यहाँ पे रेशियो और प्रपोर्शन जब दिया है तो आप यहाँ पे सिंपल सा बात है, ये कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चूंकि A/B और C/D है तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ये कर सकते हैं। और इसी का रिजल्ट यहाँ पे जो लैंग्वेज में है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो इसको एक चीज, A/B C/D या A/B proportionate to C/D, दैट इज इक्वल टू, इससे इंप्लाई हो जाएगा A और C का, A और D कंपेयर हो जाएगा, AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको आप इक्वेशन इक्वेट कर सकते हैं। सो रेशियो और प्रपोर्शन ये दोनों टर्म ये है, ये क्लियर है या नहीं बताओ जरा। यस मैम। ठीक है, तो रेशियो प्रपोर्शन ये टर्म हो गया। इसके बाद कुछ टर्म आता है थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये करने के लिए इससे बेटर है पहले हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे लैंग्वेज में, तब समझ में आएगा व्हाट इज फर्स्ट प्रोपोर्शन, व्हाट इज सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, ये चीज बाद में देखते हैं। बस यहाँ पे अब नेक्स्ट टर्म देखो, ये कंपैरिजन ऑफ रेशियो A/B अगर ग्रेटर देन है C/D से, तो A/B को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सेट इससे कंपेयर है तो कंपैरिजन किया जाता है, तो इस तरह से आ जाएगा। अगर कंपैरिजन नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली प्रपोर्शनेट होगा, ये वाला टर्म इक्वल टू वाला केस आ जाएगा। और अगर इक्वल टू है तो ठीक है, अगर इक्वल टू नहीं होगा तो क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। तीन ही केसेस आ सकते हैं, या तो A/B C/D के इक्वल हो, या A/B ग्रेटर हो C/D से, या फिर A/B लेस हो C/D से। तो यही तीन केस हो सकता है। सो A/B ग्रेटर देन C/D या फिर A/B लेस देन C/D, ये दोनों में से कुछ हो सकता है जो कंपैरिजन के बेसिस पे बता सकते हैं। और अगर इक्वल है तो वो प्रोपोर्शनल है, खत्म। इसके बाद एक और टर्म है जो कि इस तरह से डुप्लीकेट रेशियो जिसको बोला जा सकता है, जो कि A/B C/D E/F इस तरह से कुछ टर्म्स है। क्या हुआ कि डिस्टर्बेंस आ रहा है? चलो देखो इसमें क्या कर रहा है, डुप्लीकेट रेशियो जो है वो बता रहा है A/B इज A²/B²। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर है A/B अगर, तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो उसी का स्क्वायर और B का स्क्वायर करोगे तो ये रिजल्ट सेम ही आएगा। सिमिलरली सब डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं जब आप स्क्वायर कर दें, सब डुप्लीकेट बोलते हैं जब उसका अंडर रूट कर दें, एंड ट्रिप्लिकेट रेशियो बोलते हैं जब हम उसका क्यूब कर दें। A/B है तो A³ B³। अब इसमें वैल्यू रख लो 2/3, तो A² क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 2 और 4 है तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 4 हो जाएगा। ट्रिपलेट जो हम लोग रेशियो ले रहे हैं A/B है, तो वो हो जाएगा क्या 2/3 है तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। सो 2 का क्यूब क्या हो गया 8 और 3 का क्यूब हो गया 27। सो ये रिजल्ट आ जाएगा। सब ट्रिपलेट रेशियो इसमें क्या कर रहा है 1/13। तो ये बस समझना है, इसको याद नहीं करना, सिर्फ इतना जानना है। और इसके नेम से भी कोई मतलब नहीं है कि डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे तो हम ऐसा करेंगे, सब डुप्लीकेट, ऐसा कुछ नाम याद नहीं रखना। बस इतना समझना है कि A/B है तो उसको ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो रेशियो जो भी होगा वो उसके इक्विवेलेंट होगा। A/B है तो √A/√B भी कर सकते हैं, A³ B³ भी कर सकते हैं, A का पावर 1/3 B का पावर 1/3 भी कर सकते हैं। इन सब में से आप जो भी ऑपरेशन आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सुटेबल लगे आप वो ऑपरेशन करिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबका नाम याद रखना भी जरूरी नहीं है, बस आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ यही वहां पे रिक्वायर्ड होता है। जब आप सॉल्यूशन करने जाते हो, क्वेश्चन बनाने जाते हो, तो बस यही जानना है कि ये पॉसिबल है, ये इसके इक्वल कंसिडर किया जाएगा या नहीं, ये इसके इक्वल कंसिडर किया जाएगा नहीं, या इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, बस इतना जानना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये याद रखने वाली चीज है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड। इसमें क्या होता है, आपके पास रेशियो है a बाई बी, तो आप क्या कर रहे हैं, a बाई बी में इसके डिनोमिनेटर को ऐड कर दे रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। सेम काम अपोजिट साइड हो रहा है, a c प्लस डी एंड c माइनस डी। इसी को कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड कहा जाता है, जो कभी कभी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया जाता है। या फिर आपको सिंपली कहीं भी कंपोनेंडो और डिविडेंडो टर्म इस्तेमाल कर दिया जाए, तो मतलब ये समझो जो भी डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर में उसी टर्म का न्यूमरेटर से सब्सट्रैक्शन, मतलब a बाई बी है तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, प्लस ऊपर होगा माइनस नीचे होगा, ये भी ध्यान रखना है। दोनों टर्म्स का सम ऊपर लिख दीजिए, दोनों टर्म का डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए। यही कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड है। और चूंकि राइट हैंड साइड के इक्वलिटी साइन है, तो इधर अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो अपोजिट साइड में भी वही ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड समझ में आ गया? बताओ, सबके सब फिर चुप हो जाते हो? यस मैम। ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो इसके बाद, जब कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड हमेशा इस्तेमाल नहीं होता, बट कभी कभी आपको जो कैलकुलेशन, डेटा कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल कैलकुलेशन के बेसिस पे भी कभी कभी रहता है, इसका जरूरत पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व नहीं होगा, तो आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म, वेरिएशन टर्म को जानने की ऐसा जरूरत नहीं है। कभी प्रपोर्शनल वर्ड सुने होंगे, एक्स का वैल्यू, जैसे जैसे मान लो एग्जाम, जैसे अभी था एग्जाम, आपका एग्जाम इजी हुआ है, क्वेश्चन पेपर इजी है, तो मार्क्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन पेपर टफ है तो क्या हो जाएगा, मार्क्स क्या हो जाएगा, एवरेज मार्क्स जो आएगा वो कम आएगा लोगों का। तो उसी तरह प्रपोर्शनल टर्म जो डायरेक्टली प्रपोर्शनल बोलता है, वो ये बताता है कि जैसे जैसे एक वैल्यू को आप ज्यादा करेंगे, इंक्रीज करेंगे, दूसरा वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, जो उसी पे डिपेंड कर रहा है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो टर्म है वो ये बताता है जैसे जैसे आप एक टर्म को इंक्रीज करेंगे, दूसरा टर्म डिक्रीज हो जाएगा। इसी को इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसको एग्जाम के बेसिस पे ही निकाल लो, जितना अच्छा एग्जाम गया है रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, जितना खराब एग्जाम गया है रिजल्ट उतना खराब आएगा। तो इसको सिर्फ इस हिसाब से समझना है कि प्रोपोर्शनल है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जो बढ़ेगा, और दूसरे केस में अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ x इज इक्वल टू के वाई लिखा जाता है, और यहाँ x प्रोपोर्शनल 1 बाई इनवर्स होता है, 1 बाई ये है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब x इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू के है, या फिर x इज इक्वल टू 1 बाई के हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। बस ये टर्म है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिर्फ मतलब जानना है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रोपोर्शनल, प्योर रेशियो और प्रोपोर्शनल पे डिपेंडेंट है, टोटली रेशियो और प्रोपोर्शनल पे डिपेंडेंट है। जैसे क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a बाई बी इज 5:7। a बाई बी का वैल्यू है, जैसे अभी जैसे हम रेशियो बता रहे थे 2:3, अलग अलग एज था, दो भाई बहन का, लाइक ऐसा कुछ। तो उसी तरह a बाई बी है और b बाई सी, दो एज दिया है, दो ग्रुप का, तो a b c का कंबाइंड रेशियो क्या होगा? इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, फिर से बताते हैं क्या है। a बाई बी 5/7, 6/11। सो क्वेश्चन है, आपके पास रेशियो दिया है a बाई बी का, सो यहाँ पे a बाई बी दैट इज क्या था, 5:7। 5:6। ठीक है, 7 मैम, 7। 5:7 श्योर? यस मैम। एक मिनट रुको, हाँ 5:7 है, ठीक है। चलिए 5/7 ये हो गया, a बाई बी है, और दूसरा टर्म क्या था, b बाई सी।
जिसका रिजल्ट शायद है 6:11। 6/11, yes. 6/11। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो दो अलग अलग घर का है। मान लीजिए हम जैसे सभी एग्जांपल जो लिए थे, एक घर का भाई बहन का ये एज का रेशियो है, एक दूसरे के घर का ये है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि तीनों को कंबाइन कर दो। ए बी कोई कॉमन फ्रेंड ले लिए, कोई भी क्लास में 3 पर्सन ले लो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एक ए है, बी है और सी है। तो ए बी का एज का रेशियो ये है, बी और सी का एज का रेशियो ये है। तो ए बी सी तीनों को अगर हम कंबाइंड कर देंगे तो उसका एज का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। समझ आ गया क्या है? ए बी का रेशियो है आपका और आपके फ्रेंड का। ऑब्वियसली एक से ज्यादा फ्रेंड होंगे तो आपका और एक फ्रेंड का रेशियो एज का ये है, जिसमें बी कॉमन टर्म है, क्योंकि कॉमन टर्म भी यहाँ दिख रहा है, ए बाई बी है और बी बाई सी है। तो ये दोनों टर्म इस तरह से है। अब तीनों का कंबाइंड रेशियो क्या होगा, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है? सॉल्यूशन पे आए आप? Yes, ma'am. चलो, इसमें जो टर्म ए है इसको छोड़ दो इंडिपेंडेंट, इसमें अभी कुछ मत करो। और करना क्या है, जो बी वाला टर्म है उसको पहले इस बी बाई सी का ये रेशियो पहले आप लिखिए। आप क्या लिखेंगे, बी इज टू सी। ठीक है, बी इज टू सी दैट इज इक्वल टू क्या है, 6:11। बस इतना करो। क्या किया है हमने, बस इस रेशियो को यहाँ पे लिख दिए, बी बाई सी इज इक्वल टू 6:11। ये रेशियो बस लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है आपको, जो टर्म यहाँ है, क्योंकि बी वाला टर्म कॉमन है तो यहाँ बी कॉमन ढूंढो, ये 7 है। इस 7 को 6 से डिवाइड करना है। मतलब आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म 7 था, बी का कॉमन टर्म यहाँ से 7 वाला और ये 6 वाला, ये आप ऐसे लिख देंगे। इधर आ जाइए, जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं एग्जैक्टली वो टर्म यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आया क्या कर रहे हैं? 6/11 लिखा हुआ है, 6/11 लिख दो पहले। जो यहाँ हम किए थे 6 और 11 लिख दिए। नेक्स्ट पोर्शन में जो कॉमन टर्म है, जो भी कॉमन है, बी कॉमन है तो बी वाला टर्म लेंगे। तो दिस इज 7, ये 7 और इस 6 का ये 7 बी यहाँ है और 7 6 बी यहाँ है। तो 7/6 हमें लिखना है। तो 7/6 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और 7/6 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। कोई दिक्कत है तो बताओ, इस चीज को समझने में बताओ कोई दिक्कत है? जो बी जो कॉमन है वही लेना है। बी का 6:11 तुम पहले से लिख चुके हो, तो इस बी को न्यूमरेटर में लेना है, तो 6। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि आपके पास 7 इज टू 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 77। 77/6 ये जो टर्म मिला है, दिस इज द रेशियो ऑफ क्या है, बी सी, जिसमें बी का रोल यहाँ से आप इंप्लीमेंट कर चुके हो। अब क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको ए बी सी तीनों का कॉम्बिनेशन लिखना है। मतलब ए इज टू बी इज टू सी ये लिखना है। तो ए वाला जो पोर्शन आप कहीं यूज नहीं कर रहे थे, ये 5 इसको यहाँ लिख दीजिए। बी और सी का जो रिजल्टेंट रेशियो यहाँ से आया है वो लिख दीजिए। दैट मीन्स 7 इज टू 77/6। ठीक है, क्लियर है? समझ गए क्या है कर रहे हैं? ये जो रिजल्ट आया था इसको हम यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, ये वाला। और ए वाला पोर्शन जो था बस उसको कॉपी कर लिया। ठीक है, बताओ डाउट है तो करके देखो एक बार, बताओ मुझे। वैष्णवी, अनीता, शिवम, अंकित, शुभम, शनाया, बताइए जल्दी किस पॉइंट पे डाउट है, बताओ। No, ma'am, doubt नहीं है। श्योर? Yes, ma'am. चलो ठीक है। अब अगर ऐसा है तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। मतलब अब हमें ये सब रिजल्ट तो ये तो हम ले सकते हैं ऐसे एज अ रेशियो, बट इस रेशियो में ये जो डिवीजन में है ये फ्रैक्शन वैल्यू वो सही नहीं लग रहा है। तो ऐसा करो, इस फ्रैक्शनल वैल्यू को
सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे एलसीएम लेके करते हो, तो इसको सिर्फ कुछ नहीं करना, उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस पे नहीं जाना, इस 6 को इस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 into 5 क्या हो जाएगा 30। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 6 into 7 क्या हो जाएगा 42 एंड 7, यहाँ पे तो है ही डिवीजन में, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, तो सिंपली ये 77। सो दिस इज द आंसर। सो ABC का रेशियो ये होगा। बताइए कोई डाउट है इसमें? तो सबसे पहले BC को मर्ज करना है, A का जो इसमें रोल आ रहा है वो इम्प्लीमेंट कर दो, मतलब इस वाले B वाला रेशियो को इसमें मर्ज कर दो। ये इतना सॉल्यूशन करने के बाद A वाला जो 5 है उसको ऐसे आप सीक्वेंशियली बस लिख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ इसमें, और अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर बनाने के लिए देने वाले हैं, और मुझे सबका आंसर चाहिए, जितने भी लोग हैं, और जो लोग नहीं बनाओगे उनको अटेंडेंस नहीं देंगे, आज शुरू से ही यही चीज होने वाला है। चलिए, सो चलो क्वेश्चन देख लो क्या है। पता नहीं शेयर हो ही नहीं रहा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, A by B is 3/4, B by C is 8/9, देन A is to C पूछ रहा है, लेकिन आप A is to C तो मत करो, पहले ABC निकालो फिर AC निकालना। ठीक है, A by B दिया हुआ है, B by C दिया हुआ है, ABC निकालो जो फर्स्ट क्वेश्चन में था। ठीक है, बन जाएगा। कैमरा ऑन करो सब लोग और बना के मुझे बताओ। सब लोग कैमरा ऑन करिए और बताइए मुझे बनाकर। जल्दी बताइए, इतना टाइम लगने वाला नहीं है ये। मैम बन गया। बताओ क्या रहा है। मैम A is to B is to C are at 24 is to 32 is to 36. 24 is to 34 is to 32 is to 36. okay 24 32 and 36 Yes, ना ma'am. Yes. ऑप्शंस क्या है आपके पास? चलो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, वो क्वेश्चन तो था ही नहीं। बताओ तो जरा रेशियो क्या था? जिसने भी बनाया जल्दी बताओ, रेशियो क्या था? 24, 32 और 36 में। 24 32 and 36 ओके ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसमें आ जाओ, क्या था हमारे पास रिजल्ट्स? A by B, A by B क्या है वैष्णवी? मैम 3/4. 3/4 Yes, ma'am. ओके 3/4, B by और C B by C 8/9. 8/9 ओके। सो 8/9 रेशियो हम लोग लिखेंगे तो BC का लिखेंगे
है ना? So that is 8 by 9. First term is 8 and the next term is 9. इस टू से डाल देते हैं, आपका हमारे पास क्या जाने वाला है 4 by 8. 4 by 8 लिखेंगे तो दिस इज 4 by 8 और यहाँ भी आपके पास 4 by 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो अल्टीमेटली 8 तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचा क्या ये 4 और इधर आ जाएगा क्या आपके पास, इसको कैंसिल तो कर नहीं सकते, कर सकते हो इससे 2 हो जाएगा, है ना? सो 9 by 2। अब नेक्स्ट टर्म में आपके पास 3 है तो 3 is to 4 is to 9 by 2। सो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 and 4 2 जा 8 and this is 8 is to 9। 9. तुम्हारा वो क्या आ रहा है 24 32 36 रेशियो है ना, तो कुछ में कॉमन इसमें उसको से देखो क्या हट yes, जाओगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगी ना, हाँ तो अगर तो 6 से वही आ करोगे जाएगा। तो 4 से करेंगे तो 6 is to 8 4 is से to सब 9 आ जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे आपने जो ये कैंसिल नहीं किया वही वहां रिमेनिंग रह गया, तो वो 24 32 36 हो गया। बट हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। कैंसिल अगर यहाँ होगा तो हम कैंसिल करते चले जाएंगे, यहाँ पे जब कैंसिल किए हैं तो इधर नहीं करेंगे ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है, दोनों ही साइड कैंसिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कैंसिलेशन के बाद वैल्यू 6 is to 8 is to 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। अब ए बाई सी वाला निकाल के बताओ तो मुझे क्या आ रहा है, बाकी लोगों का क्या आंसर है, बनाए थे अनीता, पल्लवी, सनाया, हाँ बनाए थे, बस मुझे कहाँ, मेरे पास भी तो आना चाहिए। चलो ए बाई सी बताओ, ए बाई सी कैसे निकालेंगे। ए बाई सी कैसे निकालेंगे, देखो ए बाई सी निकालने के ज्यादा, हाँ बताइए सतीश क्या हुआ। सतीश हैंड रेज किए हो, बोलो क्या हुआ। ए बाई सी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें रेशियो में ए और सी लाना है, ठीक है। तो ये करने के लिए क्या करोगे, जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है ए बाई बी और बी बाई सी, पहले उस पे आ जाओ। तो अगर हम ए बाई बी और बी बाई सी ले तो वो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन है। अब इसमें क्या करोगे कि ए और सी रेशियो आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, ए बाई बी और बी बाई सी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ए सी आ जाएगा। ठीक है, जो काम राइट हैंड साइड में किया गया है उसी को मैथमेटिकल वैल्यूज के साथ कर लो। 3/4 और 8/9 करने का क्या मतलब हुआ, ए बाई बी बी बाई सी है तो बी बी आपस में कैंसिल होगा तो ए बाई सी का आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू राइट ए बाई सी इज इक्वल टू 4 2 कैंसिल कर सकते हैं तो 6/9 इज द आंसर। 6/9 को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली 2/3 जो होगा वो आंसर होगा। क्लियर है ये क्या कर रहे हैं, ए बाई बी बी बाई सी को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ए बाई सी हमें मिल जाएगा, दैट इज 2/3। सो 2/3 इज द आंसर जो कि ऑप्शन में होगा। इसके पहले वाला पार्ट क्वेश्चन में नहीं था तो वो आंसर नहीं मिलेगा, बट ये मिल जाएगा 2/3 ऑप्शन सी। उसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों को ऑप्शन बी मिला था 30 42 77, सो दिस वाज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सम में देखो ए बी बी सी और सी डी, ठीक है, ए बी बी सी और सी डी ये तीन सारा का सारा दे दिया। अब आपको ए और डी का रेशियो पूछ रहा है, तो ए बाई बी बी बाई सी और सी बाई डी तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बाई डी मिल जाएगा। हम सिर्फ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो मैथमेटिकल टर्म्स खुद ही करके लिख के देख लेना क्या है।
हमारे पास टर्म्स है a by b, नेक्स्ट टर्म है b by c, थर्ड टर्म है c by d। अब सोचो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो b टर्म है कैंसिल हो जाएगा, c टर्म है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a by d। तो a by d जो होगा यही चीज आपने इधर लिखा है टर्म्स में, नोटेशन के टर्म में, और इसी का मैथमेटिकल वैल्यू आप एक्सक्यूज इधर। मैम, हाँ बोलो। सतीश का माइक ऑन नहीं हो रहा है। मैंने तो इधर से कुछ नहीं ब्लॉक किया, उसको हैंड रेज किया था तब भी हम आस्क टू अनम्यूट तो किए ही थे। एक मिनट, उसका खुद का ही जूम में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, मेरी तरफ से कुछ नहीं किया हुआ है। एक मिनट देखते हैं। कुछ नहीं किया हुआ है मेरी तरफ से। दोबारा से बोलो उसको लॉग आउट करके लॉग इन करना। आवाज तो जा रही होगी, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मैंने किसी चीज के लिए ब्लॉक नहीं किया है। ठीक है, सो a by d रिजल्ट आ जाएगा। a by b का जो वैल्यू है, b by c का जो वैल्यू है, c by d का वैल्यू है, सारे वैल्यूज को रखिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये रेशियो ये भी हो गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो क्वेश्चन अभी तक हम पढ़ रहे थे, लाइक ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 3 से कंपेयर करो। ए बी सी दिया हुआ है, ए बाई बी बाई सी और सी बाई ए, ये जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहले क्या होता था हमारे पास, इससे पहले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें ए बाई बी बाई सी और सी बाई ए दिया हुआ होता था, आपको एबीसी निकालना होता था। लेकिन इसमें क्या कर दिया है, ए बी सी दिया हुआ है और ए बाई बी बाई सी और सी बाई ए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसको बनाया जा सकता है। देखो जरा, जो प्रोसेस हम यहाँ से यहाँ जाने के लिए कर रहे थे उसका रिवर्स प्रोसेस यहाँ से यहाँ आने के लिए करना होगा, या फिर इसका दूसरा भी तरीका है। पहले देखो बन सकता है या नहीं, अगर नहीं बन सकता है तो बताओ, फिर हम उसको बताएंगे, उसका तरीका ढूंढेंगे। बताइए, किसी को दिक्कत हो रही है तो बन सकता है या नहीं क्वेश्चन नंबर 4? बता दीजिए मैम। सबसे आसान तरीका है मैम, बता दीजिए, है ना। चलो ठीक है, लास्ट ऑप्शन वही है। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कुछ भी इंफॉर्मेशन है, 2:3:4 डेटा मुझे बताना जरा क्या है। ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, सो ए B:B, लिखना जरूरी नहीं है, लिख सकते हो, समझ सकते हो तुम लोग क्या है। 2:3:4 ये वैल्यू है। तो कभी भी ये रेशियो जो होता है वो तो रेशियो होता है, इसमें कुछ कॉमन टर्म होता है जिसको कैंसिल किया रहता है। जैसे अभी एक एग्जांपल में ही था, मेरा आंसर क्या आ रहा था, 6, 8, 9 ऐसा कुछ आ रहा था, और वैष्णवी ने बनाया तो उसका आ रहा है कुछ उसी का मल्टीपल आ रहा था, जिसमें कॉमन लेके आप हटा सकते हैं। तो जो 2, 3, 4 होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब इसका जो नंबर होगा इसको मान सकते हैं दैट इज 2x, कॉमन फैक्टर x होगा, जो 2x, 3x और 4x हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन टर्म होता है जो सब में से रिमूव करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाता है। तो इसको 2x, 3x और 4x लिख सकते हैं, जहाँ पे x क्या है, कॉमन फैक्टर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, नंबर क्या था, 10 और 15। इस 10 और 15 को कैसे लिखा जाता है, 2/3, 2/3
और इसमें x का वैल्यू कितना है 5, जिसको आपस में आप 5. मल्टीप्लाई कर लोगे तो वापस से यही क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इसमें वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 आ जाएगा। मतलब दिस 5 इज x, जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों में। तो उसी तरह 2 3 4 जो है वो 2x 3x और 4x हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? No, ma'am. नो मैम। चलो इसके बाद क्वेश्चन में है हमारे पास जो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो एक बार देख लो पहले क्वेश्चन में वापस से जाके। a बाई बी, बी बाई सी और c बाई ए है, ठीक है। तो a बाई बी, बी बाई सी और c बाई ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, a बाई बी है मतलब a का वैल्यू जो है दैट इज व्हाट 2x, 2x को रेफर कर रहा है पहला टर्म। b b जो है वो 3x को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट क्या है b बाई सी, तो b बाई सी में क्या रेफर कर रहा है, b को 3x और c को 4x। और इसी तरह अगर a बाई सी है, क्या था a बाई बी, b बाई सी और c बाई ए, देख लो क्या था, नहीं तो फिर c बाई ए, हाँ c बाई ए है, तो c बाई ए को रेफर कर रहा है क्या, c का मल्टीपल जो होगा वो और x का। c के लिए अब c बाई ए जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, c जो है वो 4x है और ये जो टर्म है a है वो 2x है। अब सब में x तो हटा सकते हो कि रेशियो जो होगा 2/3, 3/4, और ये क्योंकि x आपका नंबर है वो x आप हटा सकते हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर है। और यहाँ भी देखो तो ये 2/3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 और 2 है, तो दिस इज 2/1, ये लिखा जा सकता है। या फिर कंफ्यूजन है तो 4/2 भी रहने दो, आपकी मर्जी। बताओ इतने में कोई दिक्कत? नो मैम। नहीं। अब हम लोगों को जैसे पहले था जो सॉल्यूशन हमारे पास लिखा हुआ था उसके हिसाब से कंपेयर करना है। जो कंपैरिजन करना है वो, या फिर हमें वैल्यूज निकालना था, क्या निकालना था एक बार देख लीजिए वापस से, फिर पता चला कंफ्यूज। हाँ चलो दे ही है ना। अब इन सब का रेशियो आपस में निकालना है, मतलब सारे वैल्यूज को यहाँ लिख दो। सारे वैल्यूज को लिखोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करके सिंप्लीफाई करके बता देना क्या है। तो आपके पास नंबर्स क्या है, 2/3, 3/4, 2/1, इन सबको एक जगह एक साथ लिखना है। मतलब हो गया 2/3 is to 3/4 is to 4/2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू कुछ नंबर आप मान सकते हैं k, मान लो ये k मान लेने के बाद क्या होता है, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, या फिर इसको मत मानो, चलो ठीक है इतना ही छोड़ दो। अब इसको सिंप्लीफाई करने का हम एक अलग तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखना है इस चीज को, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो पता चला ये कभी क्लियर भी नहीं हुआ। जब पहला टर्म आपको ये लिखना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा ये टर्म लिखना है, तो इस टर्म को देखिए, इस टर्म को आप रिप्लेस कर रहे हैं। आपको करना क्या है, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, बाकी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। मतलब इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसको नहीं कुछ करना है। जो बाकी का दो डिनोमिनेटर है क्या है, 4 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 into 2 क्या होगा, 4 into 2 8, और 8 into 2 16, ठीक है। यहाँ हम ये लिख रहे हैं, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि यहाँ हम 4 इसको 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन वो नहीं लिखा है हमने, इसलिए ये दिक्कत होगा बाद में। चलो 16 लिख दिए। नेक्स्ट टर्म में आ जाइए। जब इस टर्म को रिप्लेस करना है तो क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दो, बचा 3 into 2, तो 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। 18, यस मैम। नेक्स्ट टर्म में आ जाओ, 4 को रिप्लेस कर रहे हो तो इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, बाकी बचा 4 3 जा 12, और 12 into 4 48, ये टर्म हो जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन है जो रिमूव हो सकता है, जरा देखो तो 2 से सारा ही टर्म है जो डिवाइड हो सकता है, तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये आधा इसका क्या हो जाएगा 20,
4। 4. सो ये आंसर है। जब फ्रैक्शनल वैल्यू आपको इस तरह का मिले तब उसको नंबर्स में, रेशियो में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। जो नंबर है उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बाकी के 2 डिनोमिनेटर से, इन दोनों डिनोमिनेटर से। इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बाकी के 2 डिनोमिनेटर से, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बाकी के 2 डिनोमिनेटर से, तब हमें ये नंबर मिलेगा। ये बाकी से थोड़ा डिफरेंट होगा। क्लियर है ये? Yes, ma'am. ठीक है, तो बन जाएगा। अगर रेशियो का इस तरह का क्वेश्चन होगा तो बन जाना तो चाहिए, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस मुझे नहीं लगता है कि बनने वाला है ये। तो एक काम करिए, अभी तो कोई एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिस करने का पूरा टाइम है। तो इसमें कुछ जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो पढ़े हो अब तक, उसके बेसिस पे बन सकता है। सिर्फ न्यूमेरिकल वाला इतना तक, लैंग्वेज पे भी मत जाना, सिर्फ ये सेक्शन तक देखिए। टिल 14 तक आप लोग बनाने का कोशिश करो, जिसमें हम बता चुके हैं 4-5, तो हम 4 तक तो हम बता ही चुके हैं, बाकी का 10 क्वेश्चन बचा। इस 10 क्वेश्चन को पूरी तरह बनाने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक ये 10 क्वेश्चन कम से कम आप लोग जैसे भी चाहो बनाने की कोशिश करिए, और बना के मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइए। हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सिर्फ 10 क्वेश्चन दे रहे हैं Ma'am, इसलिए। PDF. हाँ, PDF हम शेयर कर देते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. कोशिश करना, लेकिन ये मत बहाना बनाना कि नहीं बना हो पाए, जाएगा। याद नहीं था और क्या क्या पता नहीं, लंबा चौड़ा बहुत लिस्ट होता है। नो और मैम, अब ने ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं होगा, उम्मीद हम भी यही करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, फिर अटेंडेंस हो चुका है, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू। मैम।